हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वाजपेयी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस फॉर कंपटीशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में भेजा कि सर आप एकेडमिक के साथ साथ कुछ ऐसे वीडियो बनाइए जो हमारी कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हों। तो हम ये वीडियो जो है खासकर जो कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे सर्विस स्टाफ कमीशन हो, तो क्लर्क ग्रेड हो, बैंकिंग हो, रेलवे कोई हो, करीब करीब जनरल साइंस हर एग्ज़ाम में जो जनरल स्टडी का पेपर होता है उसमें करीब करीब जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अपना ये प्रयास रहेगा कि आपका जो जनरल साइंस का पोर्शन है वो हम कंपटीशन की दृष्टि से थोड़ा सा बताएं और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए वैसे तो बहुत कुछ पढ़ना है, कंपटीशन में कुछ ऐसा नहीं है कि जो छोड़ा जाए, लेकिन कुछ कंपटीशन पास करने का एक फंडा होता है और वो फंडा यह है सब में कुछ कुछ, कुछ में सब कुछ। यानी सब चीज़ तो कुछ कुछ पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको बहुत ही गहराई के साथ पढ़ना है। तो हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि ह्यूमन हेल्थ से चालू करते हैं। ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। हम जानते हैं मानव स्वास्थ्य कब ठीक हो रहेगा, जब इसमें कोई रोग न हो। तो हम जानते हैं जनरली जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें करीब करीब 3 रोग सामान्यतः होते हैं। वो कौन कौन से? डिफिशियंसी डिजीज़, जैसे कि हमें अगर कोई न्यूट्रिएंट्स ठीक से न मिले तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी से शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं, उनको डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। जैसे विटामिन ए ठीक से न मिले तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाती है। इसी तरीके से अगर विटामिन डी न मिले तो हमारी बोन्स में वीकनेस हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, ठीक, पोटेशियम है, ठीक, हम और फास्फोरस है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कैल्शियम, फास्फोरस हड्डी जो बोन्स, फार्मेशन ऑफ बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ठीक, स्केलेटन सिस्टम मजबूत होता है। तो ये जब हमारे भोजन में ठीक से नहीं मिलते तो हमें डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है। इसी तरीके से कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो इन्फेक्शन से होते हैं, इन्फेक्शनल डिजीज़ उन्हें कहा जाता है। दे ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसका संक्रमण हो जाता है। ऐसे डिजीज़ जो हैं वो कहा जाते हैं इन्फेक्शनल डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़। ये डिजीज़ जैसे कि कोविड-19 इस समय चल रहा है, वायरल डिजीज़ आता है इसमें। ठीक, बैक्टीरियल डिजीज़, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, ठीक है, टीबी जिसे कहते हैं। इसी तरीके से कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो फंगल डिजीज़ हैं, वो भी इन्फेक्शन डिजीज़ में आते हैं, जैसे कि रिंगवार, दाद वगैरह। ठीक, तो हम यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं और वो है एक डिजीज़ जो बहुत ही वो है जिसको कहते हैं फंक्शनल डिजीज़। फंक्शनल डिजीज़, कार्यात्मक डिजीज़। जब शरीर के हमारे कुछ अंग ऐसे हैं, जब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ठीक से कार्य नहीं करता, शरीर के कुछ हमारे अंग ऐसे हैं जो ठीक से कार्य न करें, तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। कुछ अंग ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ केमिकल सेक्रेट होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाते हैं। अगर इनका मोर सिक्रेशन हो, ज़्यादा सिक्रेशन हो तो भी हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, और यदि इनका लेस सिक्रेशन हो, सिक्रेशन न हो तो भी रोग हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्वाइटोर, घेंघा रोग। ठीक, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दाढ़ी मूंछ नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरुष होने के बाद महिलाओं की आवाज़ बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत क्रोधी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सामाजिक दूरियां बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनमें बांझपन हो जाता है।
तो ये बहुत सारे बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से होती हैं, अंतःस्रावी सिस्टम से होती हैं। ठीक इसी तरह एक बहुत बड़ी बीमारी आजकल है, जनरली करीब करीब सब में देखी जा, करीब करीब बहुत 90-80% लोगों में आजकल चल रही है डायबिटीज़। तो ये डायबिटीज़ क्या है? ये भी फंक्शनल डिजीज़ के अंतर्गत आता है। इसमें पेंक्रियास से जो इंसुलिन हार्मोन्स है उसका लेस सेक्रेशन होता है, कम सेक्रेशन होता है, कम स्रावण होता है, तो डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक, तो हम इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ये फंक्शनल डिजीज़, जिस सिस्टम के फेल होने से फंक्शनल डिजीज़ होते हैं। तो ये एक हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसको कहते हैं अंतःस्रावी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सिस्टम के लिए कोई ट्यूब्यूल्स नहीं होती, ये सीधे सीधे ये नलिका विहीन है, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। कैसी ग्लैंड होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, यानी इनमें कोई इनसे जो केमिकल निकलता है उनको संवहन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई नलिकाएं नहीं होती। जैसे रक्त को एक स्थान ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी आर्टरी वीन्स हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये नंबर एक तो ये है, ये डक्टलेस ग्लैंड है। दूसरी चीज़, ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा, माइक्रो यानी बहुत ही सूक्ष्म इनका शरीर में ज़रूरत होती है। तीसरी बात जो है, ये स्टोर नहीं होते, नो स्टोर, ये शरीर में इनका स्टोर नहीं होता, भंडारण नहीं होता। ये सीधे सीधे ब्लड में मुक्त होते हैं और टारगेट सेल्स पर जा कर के अपना कार्य करते हैं और उसके पश्चात ये जो हार्मोन्स हैं नष्ट हो जाते हैं। तो इनसे एक प्रकार का हार्मोन्स नष्ट होता है और वो हार्मोन्स जो है उस जो अंतःस्रावी ग्लैंड हैं, इनसे एक प्रकार का हार्मोन्स निकलता है और ये हार्मोन्स जो हैं इनको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिकल मैसेंजर, रासायनिक संदेशवाहक। ठीक है, तो यहाँ पर नो स्टोर। दूसरी चीज़, ये किसमें होते हैं? सीधे सीधे ब्लड में इनका स्राव होता है, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी। एंडोक्राइन इसलिए कहा जाता है, इन जो ग्लैंड हैं इनसे एक प्रकार का केमिकल स्राव होता है और जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसलिए अंतःस्रावी इनको कहा जाता है। ठीक, तो ये ब्लड सीधे सीधे ब्लड में निकलते हैं, वो फिर टारगेट सेल पर जा कर के अपना कार्य करती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। तो कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, गोनेडियल ग्लैंड, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड है। इसको मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है, बहिर्स्राव भी करती है और एंडोक्राइन भी है। तो इसलिए इसको पैंक्रियाज को कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। कभी कभी कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कौन सी मिक्स्ड ग्लैंड है, इनमें से कौन सी मिक्स्ड ग्लैंड है। तो इसमें आप ध्यान रखिए, पैंक्रियाज जो है मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेनियल बॉडीज हैं, म्यूकस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, थाइमस ग्लैंड हैं। ठीक है, बहुत सारी संरचनाएं हैं जो इसमें पार्टिसिपेट होती हैं। तो अब यहाँ पर हमें यह देखना है, और कुछ ग्लैंड ऐसी हैं जो एक्सोक्राइन हैं। तो एक्सोक्राइन में हम थोड़ा सा एक्सोक्राइन के बारे में जान लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड उनको कहते हैं जो बहिर्स्राव करती हैं। ठीक, जिनके स्राव के लिए विशेष प्रकार की ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, विशेष उनके अंतर्गत इनका स्राव होता है। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर जो पसीने की ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड इनके अंतर्गत आती हैं। सेबेस्कस ग्लैंड,
तेलीय ग्रंथियाँ, और सलाइवा ग्लैंड, लार वगैरह जो बनाती है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पेंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये कंपटीशन में इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, किस एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रेशन होता है, उसका क्या बॉडी पे इम्पेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हार्मोन्स जो हैं, ये हार्मोन्स क्या है, ये एक प्रकार के केमिकल्स हैं। ठीक, और ये प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन के डेरिवेटिव सब्सटेंस हैं, डेरिवेटिव सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव सब्सटेंस माने प्रोटीन से बने हुए पदार्थ, जैसे कि टायरोसिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि पहली जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक, अब थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है, गले में। ठीक, यहाँ अब ये गले में किस पाई जाती है, और ये एच शेप्ड की होती, कैसी होती, एच शेप्ड। ठीक, द्विपालित एच शेप्ड। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इनकी दीवारों में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। क्या, कौन सा कहते हैं, थायरोग्लोब्यूलिन। और कौन सा पदार्थ पाया जाता है, थायरोग्लोब्यूलिन। ठीक, ये थायरोग्लोबिन क्या है, नमक जो हम लोग लेते हैं उससे ये आयोडीन को लेकर के, और ये बना लेते हैं दो प्रकार के हार्मोन्स। एक हार्मोन्स कौन सा है, टेट्रा आइडोथायरीन, इसको थायरॉक्सिन भी कहते हैं, और ये T4 भी कहा जाता है, क्योंकि टेट्रा है ना, यानी T4, और एक है ट्राई आइडोथायरीन T3। ये ऐसा क्वेश्चन IAS में आया था, और इसलिए इसको बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत है ताकि ये सिविल तक इससे कवर हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो नमक हम लोग लेते हैं, और नमक में आयोडीन मिला होता है, अक्सर बहुत ज़्यादा टीवी पर प्रचार होता है कि जो गर्भावस्था में आयोडीन युक्त नमक दिया जाए। क्यों, आयोडीन युक्त नमक अगर नहीं दिया जाएगा तो वीकनेस आएगी, और जब वीकनेस आएगी तो इससे जो बच्चा होगा उसके मस्तिष्क कमज़ोर होगा। ठीक, और उसकी हड्डियां कमज़ोर होगी, मांसपेशियां कमज़ोर होगी। ठीक, तो आयोडीन एक जो क्योंकि ये नमक में जो आयोडीन होता है उस आयोडीन की को लेकर के, और इससे ये दो प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, और बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आयोडीन, लगभग 100 मिलीलीटर रक्त में 0.3 माइक्रोग्राम, ठीक, होता है आयोडीन। तो ये लगभग 40 मिलीग्राम 40 माइक्रोग्राम आयोडीन को लेकर के थायरोग्लोब्यूलिन जो थायराइड ग्लैंड की दीवारों पे पाया जाता है उससे लेकर के, और ये टेट्राआइडोथायरीन ट्राईआइडोथायरीन बनाते हैं। अब टेट्राआइडोथायरीन को क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन का अगर लेस सेक्रेशन हो, कम सेक्रेशन हो, लेस सेक्रेशन मतलब कम सेक्रेशन हो, तो जब कम सेक्रेशन हो तो उसको कहते हैं हाइपोसेक्रेशन, यानी थायरॉक्सिन का कम सेक्रेशन होता है। तो इससे क्या हो जाता है, एक प्रकार का रोग होता है जिसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म रोग में क्या होता है, मस्तिष्क जो है कमज़ोर हो जाता है, जो बच्चा होता है उसका मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, अप्रजाई मस्तिष्क, वीकनेस माइंड, ठीक है, और बच्चा ड्वार्फ, बौने भी रह जाते हैं, ठीक है। अगर हाइपर सेक्रेशन, अगर सेक्रेशन ज़्यादा हो, हाइपर माने ज़्यादा, अगर ज़्यादा सेक्रेशन हो तो क्या होगा, तो इससे टायरनेस और बीपी हाई हो जाएगा। बीपी हाई क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हो जाता है और थकान महसूस होती है, ठीक। अच्छा, ट्राईआइडोथायरीन, ये ट्राईआइडोथायरीन का अगर लेस सेक्रेशन हो तो क्या होगा, लेस सेक्रेशन होने पर इससे
एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं मिक्सीडिमा रोग। कौन सा रोग? मिक्सीडिमा रोग। और ये मिक्सीडिमा रोग वयस्कों में होता है, ठीक, एडल्ट्स में। और उसमें क्या होता है, बच्चों में बूढ़ेपन के लक्षण आते हैं, ओल्ड एज कैरेक्टर्स झलकने लगते हैं, बच्चा ही बूढ़ा नज़र आने लगता है, एक यंग एज में ही वृद्धावस्था झलकने लगती है, ठीक है, मिक्सीडिमा। ग्वाइटोर क्या होता है, ये जो थायरॉक्सिन, ये जो है थायराइड ग्लैंड है, ये फूल जाती है, और जब फूल जाती है तो इससे गले में सूजन आ जाती है, ठीक, इसको ग्वाइटोर कहते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर आयोडीन की कमी होती है, तो ऐसे जोन को एपिडेमिक जोन कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है? एपिडेमिक जोन कहा जाता है, ठीक। अगर इसका ज़्यादा सेक्रेशन हो, ये तो लेस सेक्रेशन की बात है, अब हाइपर सेक्रेशन यानी ज़्यादा सेक्रेशन हो, ठीक, सेक्रेशन, तो ज़्यादा सेक्रेशन होने पर क्या होगा, इसमें एक कौन सा रोग होगा? हाशीमिटो रोग। हाशीमिटो रोग में क्या होगा, एक प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो एंटीबॉडीज़ उस ग्लैंड को ही नष्ट कर देती हैं, ठीक। अच्छा, जो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय द ग्लैंड्स, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब थायराइड, इसका जो है ट्राईआइडोथायरीन का जो है ये हाइपर सेक्रेशन, ज़्यादा सेक्रेशन हो तो क्या होगा, ठीक, हाइपर माने ज़्यादा। अब इसका ज़्यादा सेक्रेशन हो तो क्या हो जाएगा, एक्जोथैल्मिक ग्वाइटोर। एक्जोथैल्मिक ग्वाइटोर में क्या होता है, आँखें गोलक से बाहर आ जाती हैं, ठीक, लाल लाल आँखें हो जाती हैं और डरावनी दृष्टि होती है, ठीक, देखने में डर जैसा लगता है, ठीक लगता है, तो इसको कहते हैं एक्जोथैल्मिक ग्वाइटोर, ठीक। इसी तरीके से एक इसमें हार्मोन्स बनता है थायरोकैल्सिटोनिन। ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है कि जब ECF होता है, ठीक, तो उसमें कैल्शियम आयन की मात्रा को घटा देता है, ठीक। ये एक क्वेश्चन आता है कि ट्राईआइडोथायरोन टेट्राआइडोथायरोन में कौन सा हार्मोन्स ज़्यादा प्रभावशाली है, ऐसा भी क्वेश्चन सिविल में पूछ देते हैं कभी कभी। तो आप देखिए, अभी हमने थायरॉक्सिन का बताया था, एक है T3 यानी ट्राईआइडोथायरोन और एक है T4 यानी टेट्राआइडोथायरोन। तो टेट्राआइडोथायरोन से ये जो है ट्राईआइडोथायरोन, ये 4 गुना ज़्यादा प्रभावशाली है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो भूल सकते हो कि T3 हार्मोन्स चार गुना ज़्यादा प्रभावशाली है अपेक्षाकृत किसके, T4 के, टेट्राआइडोथायरोन्स की अपेक्षा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि एक सेकेंड ग्लैंड जो है पैराथायराइड ग्लैंड, हम इसमें हिंदी में भी लिखे देते हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इंग्लिश में बोल देंगे, ताकि कुछ बच्चे तैयारी इंग्लिश मीडियम से करते हैं, कुछ हिंदी मीडियम से करते हैं, दोनों के लिए ये दोनों की दृष्टि से सही रहे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्रंथि, ये पैराथायराइड हार्मोन्स निकालता है जिसको कहते हैं PTH। और ये PTH हार्मोन कोलिप का हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक कोलिप थे, उन्होंने इसकी रिसर्च की थी, ठीक है, इसलिए इसको कोलिप का हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है, ECF, इलेक्ट्रोकार्डियो फंक्शन, जो अंदर हमारे जो अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उसी का एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आप जब विगत सिविल IAS के एग्ज़ाम देंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया है कि कौन सा हार्मोन्स कैल्शियम और फास्फेट का संयमन रखता है, ये भी एक क्वेश्चन आया है, ठीक। तो इसको देखिए, तो ये क्या करता है, ECF यानी एक ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है बॉडी के अंदर। तो ये ECF में कैल्शियम तथा फास्फेट आयनों का नियमन करके, यानी दोनों को
का नियंत्रण करके क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस बनाते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है, अंतः यानी भीतर का, बाह्य यानी बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण में एक संतुलन बनाए रखना, ठीक, बैलेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक, तो दैट इज होम्योस्टेसिस, ठीक। तो होम्योस्टेसिस करते हैं पेशी संकुचन, मसल्स कंट्रैक्शन, ठीक, पेशियों का संकुचन होना, रक्त जमाव, ब्लड कोजुलेशन, ठीक है, प्रेरणा संवाहन, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्शन, ठीक, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं हस्त निर्माण, बोन फॉर्मेशन, हड्डियों के निर्माण में ये महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, अब इसका अगर लेस सेक्रेशन हो, अल्पस्राव तो लेस सेक्रेशन हो तो क्या होगा, पेशियों तंत्रिकाओं में उत्तेजना, एक्साइटमेंट, मसल्स एंड नर्वस सिस्टम, ठीक, मसल्स और नर्वस सिस्टम का एक्साइटमेंट होता है ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, कंकाल की पेशियों में संकुचन, कंट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल्स, ठीक है, उससे क्या होता है, इसको टिटेनी कहते हैं, टिटेनी, ठीक। जब टिटनेस की बीमारी होती है, जब कभी चोट वोट लग जाती है तो माइकोबैक्टीरियम टिटेनी का जब प्रभाव पड़ जाता है तो उससे एक टिटनेस की बीमारी होती है, तो उसमें क्या होता है, मांसपेशी झटके आते हैं, मांसपेशियों में संकुचन होता है, कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये कंट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीटीएच हार्मोन्स का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, तो उस स्थिति में होती है। अच्छा, अगर इसका अतिस्रावण हो, बहुत हाइपर सेक्रेशन हो जाए, अल्पस्रावण यानी लेस सेक्रेशन, और इसको कहते हैं हाइपो सेक्रेशन भी कहा जाता है, ठीक, हाइपो सेक्रेशन। और इसको क्या कहते हैं, अतिस्रावण को क्या कहते हैं, हाइपर सेक्रेशन, ये ध्यान रखना, हाइपर सेक्रेशन, ठीक। अगर इस हार्मोन्स का ज़्यादा स्रावण हो तो हड्डियां गलकर कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां गलकर कमज़ोर हो जाना क्या कहलाता है, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी हो जाती है जिसमें हड्डियां कोमल हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। ये कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी ये की कमी से होता है, ठीक, क्योंकि एसटीएच हार्मोन्स जो है, ये पीटीएच हार्मोन जो है, ये विटामिन डी के साथ मिलकर के हड्डियों के निर्माण में सहयोग करते हैं, ठीक। तो ये हड्डियां गलकर कमज़ोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुमूत्रण, बार बार पेशाब होना, ठीक। अब जब बार बार पेशाब होगी तो क्या होगा, प्यास होगी, बार बार प्यास लगेगी, सिर दर्द, हेडेक होगा, ठीक है। और जिससे क्या होता है, किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक। और जो इससे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, इसको ऑस्टियोकैल्सीमिया भी कहते हैं। एड्रेनलिन ग्लैंड जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, अधिवृक्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपर पार्ट ऑफ द किडनी के अग्रभाग पर एक सिकुड़ी हुई संरचना होती है, उसको अधिवृक्क ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। वृक्क के अगले भाग पर सिकुड़ी हुई संरचना है, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट हैं, एक है मेड्यूला, एक है कार्टेक्स, और दोनों भागों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। अब देखिए, मेड्यूला से एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन्स निकलता है, और ये हार्मोन्स उस समय, जिस समय संकटकालीन अवस्था होती है, जैसे कोई डर हो, पीड़ा हो, कोई अपमान किया हो, या कोई उत्तेजनात्मक बात कही गई हो, ठीक, जिसमें अपमान महसूस किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उस संकट की घड़ी से, या कोई मान लिया कोई विषैला तत्व शरीर में पहुंच गया है, किसी कीट ने काट लिया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम शरीर को उस संकट की स्थिति से उबारने के लिए हमारे शरीर में एक हार्मोन्स बनता है जिसे एड्रेनलिन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन्स। अब ये एड्रेनलिन हार्मोन्स जो है, ये संकटकालीन हार्मोन्स है, तो इसको कहते हैं संघर्ष या पलायन, फाइट और फ्लाइट। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक क्वेश्चन आया था कि विच हार्मोन्स नोन एज द फाइट और फ्लाइट, यानी संघर्ष करो या पलायन करो। तो ये जो हार्मोन्स है, एड्रेनलिन हार्मोन्स ये है, इसको फाइट और फ्लाइट कहते हैं। और ये संकट की स्थिति में आपकी हृदय स्पंदन दर यानी हार्ट बीट
रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है, बढ़ती है, बढ़ जाती है, ग्लूकोज स्तर, ग्लूकोज रेट इन प्रेजेंट इन द ब्लड ये भी इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। ठीक, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन ये बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो ये सारी स्थिति इसलिए होती है ताकि हम उग्र प्रतिक्रिया दे सकें और उस संकट की स्थिति से हम निपट सकें। दूसरी चीज़ ये है कि इसका ज़्यादा अगर ये बने तो ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होता है और इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रोध में बहुत ऐसे कामों को अंजाम दे देते हैं जो सामाजिक स्तर पर सही नहीं होते। ठीक है, तो ये है फाइट और फ्लाइट। अच्छा, इसका अगर अल्प श्रावण हो तो रक्तदाब कम हो जाएगा, बीपी लो बीपी हो जाएगा, खिन्न डिप्रेशन में आदमी चला जाएगा। इसके लिए इसको एक्साइटमेंट मेडिसिन्स दी जाती हैं। ठीक है, और यदि ये अति श्रावण होगा इसका तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और हाई ब्लड प्रेशर में उसको शांत करने प्रशांतक दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, तो ये है कार्टेक्स भाग से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये कार्टेक्स है, इसमें मिनरलोकार्टिकॉइड्स और ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और एडिनल कार्टेक्स हैं। तो मिनरलोकार्टिकॉइड्स में क्या है, ये हार्मोन जो है ये सोडियम क्लोराइड की मात्रा का नियमन रखता है बॉडी के अंदर और रक्तदाब को कंट्रोल करता है, पराश्रेणी दाब को नियंत्रण रखता है, पराश्रेणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, रक्तदाब ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड का देखिए, जब कभी लूज मोशन होते हैं, जैसे हैजा कॉलरा वगैरह आता है, तो जब लूज मोशन होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे पानी की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, नमक चीनी का घोल दो। ये नमक चीनी का घोल क्यों दिया जाता है, यही रक्तदाब को मेंटेन रखने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो इससे एडिशनिक जो इसका कम श्रावण होता है इस हार्मोन्स का, एल्डोस्टेरोन का, तो इससे एडिशन रोग हो जाता है। एडिशन रोग में क्या होता है, पानी निर्जलीकरण हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ORS घोल दिया जाता है और रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है, नमक चीनी का घोल, ठीक है। तो ये और रक्तदाब, इसमें शरीर का जो है ये रक्तदाब कम हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाना, पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, कांसमण त्वचा हो जाती है, ये सारे काम हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, जिससे मधुमेह रोग होने की संभावना होती है। शरीर फूल जाता है, इसको इडेमा कहा जाता है, ठीक, जगह जगह वसा का जमाव हो जाता है, कुशिंग रोग कहते हैं इसको, ठीक है। हड्डियाँ गल जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में दो हार्मोन्स होते हैं, कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरोन। कार्टिसोल हार्मोन्स अर्थाइटिस के मरीजों को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थाइटिस के मरीजों को क्या दिया जाता है। हम जानते हैं अर्थाइटिस के मरीज जितने भी ये जॉइंट्स हैं, ये 45-50 साल के बाद में ये जॉइंट्स जो हैं ये इनमें दर्द होती है, होने लगती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे यूरिक एसिड वगैरह जो हैं ये इनका जमाव हो जाता है। तो उन स्थितियों में ये कार्टिसोल हार्मोन्स जो है ये दिया जाता है। ये क्या करता है, ये उन तंतुओं को नष्ट कर देता है, जिससे जो गठी अर्थाइटिस का जो रोग है इसमें फ़ायदा मिलता है। तो कार्टिसोल का इंजेक्शन, ये क्वेश्चन आया है कि कई बार लोक सेवा आयोग में पूछा गया है, कई बार अन्य छोटी एग्जामों में भी पूछा गया है कि गठिया के मरीजों को कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो कार्टिसोल का इंजेक्शन देते हैं। और एलर्जी के में भी हाइपर सेंसिटिविटी, किसी भी चीज़ से जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा में यानी ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसमें, अंगों के प्रत्यारोपण में, जब किसी अंग का किसी को दूसरे में अंग लगाया जाता है तो उसमें उस समय कार्टिसोल एंजाइम्स, ये हार्मोन्स, कार्टिसोल हार्मोन्स दिया जाता है, जिससे वो जो अंग हैं वो ठीक तरीके से कार्य करें और उनमें कोई डिफरेंसेस न नज़र आने पाएँ, ठीक है। तो ये भी कार्य जो है कार्टिसोल एंजाइम का होता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से दो हार्मोन निकलते हैं, नर हार्मोन्स एंड्रोजेंस और मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजेंस, और ये लैंगिक विकास में सपोर्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया है कंपटीशन में कि विच
एंडोक्राइन ग्लैंड नोन एज द मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कही जाती है? तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द all हार्मोनल सेक्रेशन विच आर सेक्रेटेड द अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उन पे ये कंट्रोल करती, नियंत्रण करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और ये अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में जो हाइपोथैलेमस जहाँ पर होता है, वहाँ पर एक स्टाक के रूप में एक स्फेनाइट हड्डी होती है। उसका सेला टर्सिका नाम का जो गर्त होता है, उसके अंदर ये स्थित होती है। ठीक है, और ये सारी अंतःस्रावी तंत्र पर कंट्रोल करती है। दे कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम, द हार्मोन्स विच आर सेक्रेटेड द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सो दैट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ का इसका दो भाग हैं, एक अग्र भाग, एक पश्च भाग, जिसके पश्च भाग से को न्यूरो हाइपोथेसिस कहते हैं। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको ब्रेसोप्रेसिन कहते हैं। ये ब्रेसोप्रेसिन क्या कहता है? जल के पुनरावशोषण यानी रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर्स, रिजॉर्प्शन। ठीक, जल का पुनरावशोषण को बढ़ाती है, परिधि ऊतकों को सिकोड़ती है। ठीक, और सिकोड़ती है, और जिससे ये मूत्रल अवरोधी हार्मोन्स भी कहा जाता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ठीक, ये अगर कम स्रावित हो तो मूत्र पतला हो जाता है, इसको ड्यूरेसिस कहते हैं। लगभग 15 लीटर तक पेशाब करता है आदमी, ज़्यादा पेशाब निकलती है। ठीक, चूँकि मूत्र पतला होता है इसलिए। ठीक, और रक्त गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, इसका अगर कम श्रावण ज़्यादा श्रावण होने लगे तो मूत्र गाढ़ा हो जाएगा, रक्त पतला हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका कार्य है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक हार्मोन्स है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स या पिटोसिन हार्मोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसव पीड़ा का सूचक किस हार्मोन्स को कहते हैं। जिस समय व्यक्ति का गेस्टेशन, जब किसी महिला का बच्चे होने की संभावना होती है, उस स्थिति में ये गर्भाशय की दीवारों को, यूटेरस की वाल्स को कंट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है, जिससे प्रसव पीड़ा होती है और जिससे ये पता चलता है कि बच्चा होने वाला है। ठीक है, तो ये गर्भाशय की दीवारों को सिकोड़कर प्रसव पीड़ा की सूचना देते हैं। एक बहुत ही इसका आजकल लोग मिसयूज करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जितने भी दुधारू जानवर हैं उनमें ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो शरीर ढीला हो जाता है और दूध को निकालते हैं। तो हालांकि ये बहुत ही भद्दा काम है, ये एक तरीके से हत्या के करना ही है किसी जानवर की, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दुधारू पशुओं में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, दुधारू पशुओं में इसका इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ और बता दूं, लगाया जाता है इसको। एक चीज़ और बता दूं, ये एक बड़ी चीज़ स्थिति है कि संभोग काल में ये गर्भाशय की दीवारों को सिकोड़ती हैं ताकि जो सीमन वगैरह है अंदर जा सके। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनका क्या कार्य है? देखिए, पहला हार्मोन्स है एसटीएच हार्मोन्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स, लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन्स। ये हार्मोन्स अगर इसका कम लेस सेक्रेशन हो तो इसमें क्या होगा? लेस सेक्रेशन में क्या होगा? लंबाई कम हो जाएगी। ठीक, ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ जो है ये कम हो जाती है इससे। ठीक है, लंबाई कम हो जाती है बच्चों की। ठीक, बौनापन हो जाता है। ठीक, बौनापन। अच्छा,
अगर ये ज़्यादा, इसका ज़्यादा सेक्रेशन होने लगे, तो अगर इसका ज़्यादा सेक्रेशन हो, ज़्यादा अगर सेक्रेशन हो तो बेडोल शरीर बेडोल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये है PRL, इसको कहते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन। क्या कहते हैं? प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये मिल्क हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, ये दुग्धों का विकास, ठीक, दुग्ध विकास के साथ साथ दुग्ध का निर्माण, बच्चे के लिए दूध का निर्माण करता है ये। ठीक, इसलिए इसको मिल्क हार्मोन भी कहते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन का क्या काम है? ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है? जनदों का निर्माण, जनदों यानी गोनेट्स का विकास और युग्मक जनन का निर्माण, युग्मक जनन का निर्माण, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ये बनते हैं इससे। LH, इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, पुटिका प्रेरक हार्मोन्स। ये कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, लाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन्स का काम क्या है? ये हार्मोन्स लिंग हार्मोन्स कौन कौन से? स्त्रियों में एस्ट्रोजन्स, पुरुषों में एंड्रोजन्स, इनका विकास करता है। और महिलाओं में अंडोत्सर्ग, अंड निर्माण। ठीक, और अंड निर्माण के अंडोत्सर्ग यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करना है, इसके लिए ये काम करता है। अच्छा, ACTH एड्रेनोकार्टिकॉइड्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। ये एड्रेनोकार्टिकॉइड्स हार्मोन है, सब लोग जानते हो। एड्रिनल कार्टेक्स का, जो एड्रिनल कार्टेक्स है, इससे निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रण करता है। TSH ये थायरॉक्सी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इस हार्मोन का क्या काम है? थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए प्रेरक करना, स्टिमुलेट करना। ठीक है। MSH मेलेनोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। ये तिल और शरीर में जो चकते हैं, इनके निर्माण में, चकतों का निर्माण करता है। ठीक, इस तरीके से ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हमारी थायराइड ग्लैंड्स को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, करीब करीब हर सिस्टम को ये कंट्रोल में रखता है। अब देखते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है थाइमोसिन। ये सुरक्षा तंत्र को क्रियाशील रखता है। खासकर जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, किसी जीवाणु का कोई संक्रमण हो जाता है, उसको रोकता है और लिम्फोसाइट का उत्पादन करके जो इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखता है। ठीक। पीनल बॉडी, इसमें मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है जो त्वचा के में वर्णक बनाता है। चूहों में इसका विशेष कार्य है। ठीक है। अच्छा, एक जो ग्लैंड है उसका नाम है पेंक्रियाज।
ये पेंक्रियाज जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड हैं। इसमें 10 से 15 लाख के कोष्ठक होते हैं, ठीक। और इसको लेगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा, सो इट इज़ नोन एज द आइलेट्स ऑफ द लेगरहैंस, ठीक है। तो ये लेगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं। इनमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक बड़ी सेल्स एक छोटी सेल्स। तो जो बड़ी सेल्स हैं उनको बीटा सेल्स कहते हैं। बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम यह है कि ग्लूकोज की अगर मात्रा रक्त में बढ़ जाए तो उसको ग्लाइकोज में बदल दे, यानी चर्बी में बदल दे, वसा में बदल दे, ठीक। तो उससे क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो नियमित रहती है, एक नियंत्रित रखती है। कितनी होनी चाहिए? 100 मिलीग्राम रक्त में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए, ठीक। अब जैसे मान लिया हमने ग्लूकोज कोई ऐसा भोजन ले लिया जिसमें ग्लूकोज का ज़्यादा है, तो ऐसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है ये इंसुलिन, ठीक। तो ग्लाइकोजन के उसके बाद में एक हार्मोन्स होता है ग्लूकेगान, ये ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में बदल देता है। जैसे हम कभी व्रत उपवास रहते हैं तो हमें भोजन नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में बदल जाता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलता क्या है, किस लिए? एनर्जी के लिए, ठीक। तो ऐसा हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में देखा है, ठीक। अब इंसुलिन का अल्प श्रावण अगर होगा, कम श्रावण होगा तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी। पॉलीडिप्सिया यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। पॉलीयूरिया यानी बहुत ज़्यादा पेशाब आएगी। तो ग्लूकोज में रक्त की मात्रा को बढ़ना मधुमेह कहते हैं, इसको पॉलीयूरिया भी कहते हैं, ठीक है, पॉलीयूरिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन आया था कि डायबिटीज़ होता है इंसुलिन के अल्प श्रावण से या बहुश्रावण से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अल्प श्रावण से मधुमेह होता है, ठीक। अच्छा, अति श्रावण होगा तो बस इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या? अगर अति श्रावण हो जाए तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। परिणाम ये है कि शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी। जब शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी तो बेहोशी की स्थिति आ सकती है। तो ये सारे लक्षण इसके जस्ट उल्टा हो जाएंगे। अच्छा, बीटा सेल से तो ये निकलता है इंसुलिन। अब जो अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकेगान। ये ग्लूकेगान क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। जब कभी हमें भोजन नहीं मिलता है व्रत उपवास के समय में, तो जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कंट्रोल बनी रहती, नियंत्रण में बनी रहती है। अब स्किन में देखते हैं। देखिए, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जब स्किन पे पड़ती हैं तो स्किन में अर्गोस्टेरॉल और कोलेस्टेरॉल, ये स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक। ये अर्गोस्टेरॉल कोलेस्टेरॉल में जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो ये अर्गोस्टेरॉल अर्गो कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है और कोलेस्टेरॉल कोलीकैल्सीफेरॉल में बदल कर जाता है और इस तरीके से विटामिन डी का रूप ले लेते हैं। इसलिए विटामिन डी को विटामिन ऑफ सन कहा जाता है, ठीक। और इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सब लोग जानते हैं, हड्डियां खोखली हो जाती हैं अगर लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में न रहा जाए, ठीक। और वृद्धि काल में ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, ठीक, जब ग्रोथ पीरियड होता है तो ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड में इसमें ऑस्टियोमेलेशिया नाम का रोग हो जाता है जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक। अच्छा, होता क्या है कि आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करते हैं, जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, ये इंटेस्टाइन में ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ा करके और बोन फार्मेशन में ये कार्य करते हैं, ठीक। तो ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन, द ergosterone cholecalciferol, that is our steroids,
दे कन्वर्ट इनटू द अर्गोकैल्सिफेरॉल एंड कोलीकैल्सिफेरॉल एज ए विटामिन डी दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। ठीक, और अगर इनसे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखलापन, ऑस्टियोमलेसिया हड्डियों का टेढ़ा हो जाना ठीक होता है। और ये क्रिया कैसे होती है, आंत के अंदर जो है कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण ज़्यादा करते हैं रिजर्वेशन का, और जिससे बोन फार्मेशन कर लेते हैं। कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं। देखिए रिप्रोडक्टिव सेल्स दो हैं, मेल आर्गन्स फीमेल आर्गन्स। मेल आर्गन्स में मेन है टेस्टीज। तो टेस्टीज की जो लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टीज हैं, टेस्टीज की जो लीडिंग सेल्स हैं उनसे एक प्रकार का हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसको मेल हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, क्योंकि इससे बहुत सारे मेल कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, सीना का चौड़ा होना, आवाज़ का भारीपन होना। ठीक, ये सारे लक्षण आते हैं। तो इसमें क्या है, इसको मेल हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये अगर न हो तो इससे नपुंसकता आ जाती है, लेक ऑफ स्टेरिलिटी पावर है, तो इससे स्टेरिलिटी पावर ख़त्म हो जाती है और व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। तो अंडाशय ओवेरीज की जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स हैं, इनकी ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स की थीका इंटरना की नाम की जो कोशिकाएं हैं, थीका इंटरना, यहाँ से एक प्रकार का हार्मोन्स निकलता है, जिस हार्मोन्स का ये थीका इंटरना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये यहाँ से एक एस्ट्रोजन निकलता है, एस्ट्रोजन या एस्टेडियाल, इसको मादा हार्मोन्स कहते हैं, और ये मादा के विकास में सहायक होता है। और ये मैचुरेशन पीरियड से लेकर के और लगभग 45 साल की अवस्था तक, 50 साल की अवस्था तक ये रजोनिवृत्ति मोनोपोज की स्थिति तक ये चलते हैं। ठीक, और ये जो हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है इनका। ठीक है, इसी तरीके से कि कार्पस ल्यूटियम जो पार्ट है उस ओवेरीज का, तो इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सेशन। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, प्रेगनेंसी डेवलपमेंट का प्रेरक है। ठीक है, और रिलैक्सेशन जो है ये चाइल्ड बर्थ के समय एक प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैला देता है, जिससे बच्चा होने में सुगमता रहती है, या अपरा या अवल। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, मेल गेमिट फीमेल गेमिट का जो फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक, तो उससे जो भ्रूणीय अवस्था जब होती है उसकी, तो गर्भाशय की दीवार से जोड़ करके और उसे पोषण देने का जो कार्य है, न्यूट्रिशन देने का कार्य है, ये प्लेसेंटा करता है। इससे कई हार्मोन्स निकलते हैं, एस्टेडियाल नारी हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की पेशियों का संकुचन रोकता है। ठीक, इसलिए रोकता है ताकि भ्रूण जो है वो सही तरीके से उसका विकास हो सके। ठीक, अब यहाँ पर कोरिनोलर गोनेडोट्रोपिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में पूछा गया है। ये कोरिनोलर गोनेडोट्रोपिन क्या है, इससे प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, क्योंकि आंवल से प्रारंभिक दिनों में इसका मूत्र में श्रावण होता है, इसलिए यूरिन का टेस्ट करके प्रेगनेंसी की जांच की जाती है। ठीक है, और प्लेसेंटल लैक्टोजन ये भ्रूण के पोषण का कार्य करता है। रिमूव करो। तरीके से अमाशय या इंटेस्टाइन की जो श्लेष्मा है वो भी, उससे भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। तो देखिए जैसे कि गैस्ट्रिन है हार्मोन्स, ये जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन और एचसीएल के श्रावण को प्रेरित करता है। इससे सेक्रेटिन जो है ये एचसीएल के श्रावण का अवरोधक है, जबकि जठर ग्रंथियों द्वारा जो पेप्सिन और एचसीएल का जो जठर ग्रंथियों द्वारा जो पेप्सिन का श्रावण है इसको प्रेरित करता है। ठीक, लेकिन एचसीएल के श्रावण का अवरोधक है, यानी एचसीएल का श्रावण न होने पाए। ठीक, ऐसा हम आपको लाइव प्रोसेस में पढ़ा चुके हैं कि अगर ज़्यादा एचसीएल बनेगा तो अंदर की श्लेष्मा जो है अम्लीय माध्यम में क्या होगा, उसको नष्ट होने का खतरा रहेगा। तो इसलिए ये एचसीएल के श्रावण का अवरोधक है। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन्स है जो अस्थि के हस्तिमज्जा जो बयन मेरो है इसमें आरबीसीएस के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने करीब करीब पूरा हार्मोनल सिस्टम जो है जंतुओं में, मनुष्यों में, उसको हमने पूरा किया।
और अब हम पादप हार्मोन्स पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप इस तरीके के वीडियो नए नए पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और नई नई जानकारियाँ लेते रहें।